हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग एक चैप्टर पढ़ना शुरू किए थे और उस चैप्टर का नाम था केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे? रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन में ही हम लोग देख रहे थे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अभी तक हम लोग दो चीज देख चुके थे। एक तो चैप्टर में क्या पढ़ना है उसको हम लोग समझे थे, और रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं वो समझे थे। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम क्या बताए थे कि चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और जब कभी एवरेज रेट निकालने को कहे तो कोफिशिएंट से भाग दे देते हैं। क्लियर? और एक चीज और ध्यान देने को बोले थे कि जब भी रिएक्टेंट होगा तो उसके लिए हम लोग पहले से ही एक माइनस यूज करते हैं और प्रोडक्ट के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 4.1 फ्रॉम पेज नंबर 100। पेज नंबर 100 से क्वेश्चन है 4.1। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रिएक्शन है, फॉर द रिएक्शन आर गिव्स आउट पी, द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, the concentration of a reactant changes from 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes। एक क्वेश्चन है बाबू, एक रिएक्शन है जिसमें R जो है वो कन्वर्ट कर रहा है इसमें P में। मतलब रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट कर रहा है किसमें? प्रोडक्ट। क्लियर? कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो आर का था वो 0.03 एम था, 0.03 एम। और फाइनल कंसंट्रेशन जो इसका हो गया है 0.02 एम। 0.03 एम था और इसके बाद घट के हो गया है 0.02 एम। और टाइम लगा है इसके लिए, जो टाइम है वो 25 मिनट्स। t इक्वल टू कितना है बाबू? 25 मिनट। मतलब ऑब्वियस है शुरू में t इक्वल टू क्या होगा? 0। करेक्ट। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट ऑफ बोथ मिनट्स एंड सेकेंड। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। क्या पूछा है बाबू? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो, जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो हम आर के लिए डेटा दिया हुआ है, आर की रिस्पेक्ट में निकालते हैं। क्या लिखेंगे? एवरेज रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखने जा रहे हैं तो माइनस साइन पहले से लगा लेंगे। माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब देखिए, एवरेज रेट है तो हमको कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि आर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मान लेंगे? 1। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट बाय द वे 2r रहता तो यहाँ पे डिवाइड किससे करते? 2 से। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग क्या मान लेंगे? 1। और इसको भी 1 से डिवाइड करें या नहीं करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इक्वल टू अब हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर। इसके लिए हम क्या बताए थे? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा बोलोगे? 0.02 एम माइनस 0.03 एम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम
25 मिनट माइनस 0 मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 मिनट माइनस 0 मिनट। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा, हम ऊपर लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ के बाद हम ऊपर लिख रहे हैं ना, क्या होगा इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 0.01 m डिवाइडेड बाय 25 मिनट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.01 m डिवाइडेड बाय 25 मिनट। अब इसको सोल्व कर लोगे, यहां पे यूनिट हम लोग क्या रखे हैं, मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन में यही कहा था कि कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट ऑफ टाइम बोथ मिनट्स एंड सेकेंड। तो मिनट्स जब था तो हम लोग मिनट वाला तो निकाल लिए, लेकिन अब अगला बार क्या कह रहा है कि नहीं, टाइम का यूनिट आप सेकेंड रखिए। टाइम का यूनिट क्या रखना है, सेकेंड। तो सेकेंड जब रखना होगा तो क्या करेंगे, ये 25 मिनट जो है इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर। तो 25 मिनट को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करें, देखो क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट बनने जा रहा है, तो 25 मिनट को अब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 60 सेकेंड, होगा कि नहीं 25 इंटू 60 सेकेंड। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा 150 सेकेंड, 1500 सेकेंड। अब सब कुछ वही करेंगे, यहां पे क्या कर देंगे, ये अब यूनिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, सेकेंड। 1500 सेकेंड माइनस शुरू में क्या हो जाएगा 0 सेकेंड। सोल्व कर लेंगे, यहाँ 25 मिनट है उसके जगह पे क्या हो जाएगा 1500 सेकेंड, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1500 सेकेंड। अब इसको डिवाइड करके आराम से हम लोग कर देंगे। तो ध्यान रखना आप कि यहां पे क्या यूनिट दिया हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे यूनिट सेकेंड देगा और आपको कहे कि नहीं, आपका जो रेट निकालिए उसका यूनिट मिनट होना चाहिए, तो कुछ नहीं 60 से डिवाइड कर देंगे। मिनट दिया हुआ था, सेकेंड में पूछा, क्या किया मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो आपको पता है ना कि 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फोर 4.2 पेज नंबर 100 से ही है, 4.2। कह रहा है क्वेश्चन, इन अ रिएक्शन रिएक्शन दिया हुआ है बाबू, रिएक्शन नहीं लिख रहे, क्वेश्चन नहीं लिख रहे है ना, क्वेश्चन लिखेंगे तो लेंदी हो जाएगा, हम आपको समझा देते हैं। एक रिएक्शन है जिसमें 2A कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, 2A जो है वो कन्वर्ट कर रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर। जो A का कंसंट्रेशन है वो 0.5 m से घट के 0.4 m हो गया है। मोल पर लीटर को कैपिटल M बोलते हैं। इन 10 मिनट्स, समय कितना लगा है 10 मिनट। कैलकुलेट रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। रिएक्शन जो था बाबू देखोगे, 2A गिव्स आउट प्रोडक्ट। रिएक्शन यही था कि 2A जो है वो कन्वर्ट कर रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। 2A जो है वो कन्वर्ट कर रहा है किसमें, प्रोडक्ट। अब
टाइम शुरू में हम मान लिए 0, इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या मान लेते हैं, जब इनिशियल लिखते हैं तो टाइम को क्या मान लेते हैं 0। इस समय इसका कंसंट्रेशन था बाबू 0.5 मोल पर लीटर, 0.5 मोल पर लीटर। और जब टाइम 10 मिनट हो गया है, t इक्वल टू जब कितना हो गया है 10 मिनट, तब ये घट के हो गया है 0.4 मोल पर लीटर। क्लियर है? कह रहे कि रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। क्या बताना है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो चूंकि ए का डाटा दिया हुआ है तो ए से हम लोग रेट निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे? रेट इक्वल टू, रिएक्टेंट है तो माइनस लगा देंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन। क्लियर है? अब अगर आगे सोल्व करें तो ए का कंसंट्रेशन देखो कैसे चेंज किया है, माइनस तो पहले से था, 0.4 फाइनल कंसंट्रेशन माइनस 0.5 मोल पर लीटर, डिवाइडेड बाय टाइम की अगर बात करें तो 10 मिनट माइनस 0 मिनट, 10 मिनट माइनस 0। सोल्व कर लेंगे बाबू इसको तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.1 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय 10 मिनट। सोल्व इसको करने आता होगा आपको, क्या हो जाएगा 0.01, ये -1 यहाँ पे माइनस है, सॉरी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स मिनट। ये क्वेश्चन तो हम लोग सोल्व कर लिए, आसान था। देखो हम क्या बताया अभी तक आपको कि जब भी कभी रेट निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। ये रेट निकालने का तरीका था कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। क्लियर है? लेकिन अगर यही रेट की जगह पे बाय द वे ऐसा होता है इस क्वेश्चन में कि कहता कि नहीं एवरेज रेट बताइए, सॉरी, क्या बता रहा है एवरेज रेट। तो देखो जब भी कभी आप एवरेज रेट निकालोगे तो हम लोग किससे भाग दे देंगे, कोफिशिएंट से भाग दे देंगे। और ए का कोफिशिएंट कितना है 2, मतलब यहाँ पे किससे भाग दिया जाएगा 2, एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाएगा। कब? जब हमको क्या बोला एवरेज रेट। इतना ही फर्क है। रेट लिखे ना हो तो क्या करेंगे, सिंपली फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। लेकिन जैसी एवरेज रेट निकालने को कहे तो एवरेज रेट निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं, बाद में सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे बट्टा एक और टर्म आ जाएगा, क्या चीज 2, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। क्लियर? अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि नहीं आप रेट जो निकालिए उसका यूनिट क्या होना चाहिए, मिनट होना चाहिए, सॉरी मिनट तो था ही, सेकंड होना चाहिए। अब कहता कि नहीं आप रेट निकालिए जिसका यूनिट क्या हो मिनट, तो हमको रेट निकालना है तो इसकी तो 2 कोफिशिएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो मिनट में आप लिख रहे हैं इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप सोल्व कर लेंगे। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने आता है, जो 10 मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 60 इक्वल टू क्या चीज 600। क्लियर? तो देखो दो जगह यहां पे आपको उलझाया जा सकता है, पहला रेट और एवरेज रेट में,
देखो जब भी कभी अगर रेट निकालने को कहे, इतना चीज याद रखना कि रेट निकालने को कहे तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अगर यही औसत रेट निकालने को कहे, एवरेज रेट निकालने को कहे, तो एक और काम करते हैं, जिसको निकाल रहे हैं उसके कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे ए को लेके चल रहे थे, तो ए का कोफिशिएंट कितना था 2, तो हम लोग भाग दे देंगे किससे 2 से। इन 2-3 बातों का ध्यान रखना। एक चीज और हम क्या बताए थे कि जब रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट निकालोगे तो वहां पे क्या लगा देते हैं माइनस, और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट निकालोगे तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या जी श्री राम, सर समझ में आता है? बहुत कुछ सर, सारा नोट है आपका, और आप सर पढ़ाते हैं तो समझ में क्यों नहीं आएगा सर। इतना चलो आसान तरीका है आपका पढ़ाने का, इजी वे है सर। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए एक चीज और हम बताते हैं, एक ढंग का और क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा यहां से। एनसीईआरटी में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। जैसे देखोगे, एक रिएक्शन एज्यूम करते हैं कुछ इस ढंग से है, A प्लस 2B गिव्स आउट 3C। मान ले A और 2B आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब A का 1 मोल B का कितने मोल से रिएक्शन कर रहा है 2 मोल से, और C का 3 मोल बन रहा है। तो देखो हम एवरेज रेट लिखते हैं, तब क्या लिखने जा रहे हैं एवरेज रेट। और एवरेज रेट आप चाहे तो यहां से निकालो A के रिस्पेक्ट में, या B के रिस्पेक्ट में निकालो, या C के रिस्पेक्ट में निकालो, एवरेज रेट तीनों का क्या होगा इक्वल होगा, बराबर होगा। तो एवरेज रेट लिखते हैं, देखेंगे आप लोग। A के रिस्पेक्ट में लिखे तो क्या लिखेंगे, माइनस लगा देंगे। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सर रिएक्टेंट है। माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब यहां पे तो कोफिशिएंट से भाग देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो 1 से भाग दें या नहीं दें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, और ये इक्वल होगा ये इसके एवरेज रेट का। इसका भी हम एवरेज रेट निकालते हैं, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से माइनस साइन लगाएंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय डेल T, और यहां पे किससे भाग दे देंगे 2 से। 2 से क्यों भाग दिए, क्योंकि ये क्या था इसका कोफिशिएंट कितना था 2 था। ये माइनस क्यों लगा सर, क्योंकि ये रिएक्टेंट। अगर इसके इक्वल लिखना चाहें तो हम यहां पे लिख सकते हैं, ये प्रोडक्ट है तो अब यहां पे माइनस लगाने की जरूरत हमको नहीं है। यहां पे क्या लिखेंगे, डेल कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय डेल T, और यहां पे डिवाइड किससे कर देंगे 3 से। क्यों 3 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 3। और एवरेज रेट देखो A के रिस्पेक्ट में निकालें, B के रिस्पेक्ट में निकाले, या C के रिस्पेक्ट में निकाले, तीनों के तीनों क्या हैं इक्वल। अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसको अगर देखा जाए तो रेट और एवरेज रेट दोनों बराबर है। जो रेट होगा वही क्या होगा एवरेज रेट होगा। इसके लिए अगर रेट सिर्फ हम लिखते तो क्या करते, इतना टर्म लिखते जिसको हम रेड कलर से घेरे हैं, ये 2 तो हट जाता। यहां पे अगर हम रेट लिखते तो 3 हट जाता। बोलिए, आगे अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर है रेट
विथ रिस्पेक्ट टू बी डिवाइडेड बाई किसके, टू के, और ये बराबर है रेट विथ रिस्पेक्ट टू सी डिवाइडेड बाई किसके, थ्री। मतलब ए का जो रेट है वो बराबर होगा बी का रेट के 2 से जब भाग देंगे तब। मतलब बी का जो रेट है उसको अगर हम लोग 2 से भाग दे दें तो किसका रेट मिल जाएगा, ए का रेट मिल। या अगर हमको ए का रेट मालूम है और बी का रेट निकालना है तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। यहां से ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम लोग कि रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर 2 गुने रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब बी का जो रेट होगा, अगर ए का रेट मालूम है हमको, उसको 2 से गुना कर दीजिए तो किसका रेट मिल जाएगा, बी का। ठीक उसी प्रकार अगर सी का रेट निकालना हो, ए का रेट मालूम हो, तो ये 3 से गुना कर देंगे। क्या लिख देंगे, रेट विथ रिस्पेक्ट टू सी, सी के सापेक्ष में जो रेट होगा वो बराबर होगा 3 इंटू रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए। जो सी के रिस्पेक्ट में रेट होगा, ए के रेट के कितना होगा, 3 गुना। बी का जो रेट होगा ए के रिस्पेक्ट में कितना होगा, दुगना होगा, तब ना 2 से गुना किए, और यहाँ पे किससे गुना किए, 3। इसका यूज होगा। क्लियर, इस ढंग से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिख सकता है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग इसको करोगे। एक रिएक्शन मैं लिख देता हूं, N2 प्लस 3H2 gives out 2NH3। क्या करना है, सबसे पहले एवरेज रेट लिखना है और N2 का रेट निकालना है, H2 का, दोनों में रिलेशन, फिर N2 और NH3 में रिलेशन, जैसे अभी हम निकाल रहे हैं। एक और क्वेश्चन लिख लो, H2 प्लस Cl2 gives out 2HCl। ये दो क्वेश्चन को लिखिएगा जैसे अभी हम लोग लिख रहे हैं। दिक्कत होने के बाद अगले क्लास में आप पूछिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उन सब हम फैक्टरों को देखने जा रहे हैं, उन कारकों को देखने जा रहे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में हम लोग को 2 चीज पढ़ना था। पहला क्या पढ़ना था, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, प्रतिक्रिया के दर के बारे में, और दूसरा हमको पढ़ना था उन सभी कारकों को पढ़ना था जो प्रतिक्रिया के दर को क्या कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे। उन फैक्टरों को पढ़ना था, उन कारकों को पढ़ना था जो प्रतिक्रिया के दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं।
तो अगर फैक्टर की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। जैसे पहला, नेचर। सबसे पहले बात करें हम लोग नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दूसरा जो है वो है टेम्परेचर, और तीसरा जो आपको पढ़ना है क्या है, कंसंट्रेशन। इसके अलावा भी फैक्टर होते हैं, ऐसा नहीं कि तीन ही फैक्टर है। जैसे साइज ऑफ रिएक्टेंट हो सकता है, चौथा अगर देखें तो हम लोग क्या हो सकता है, साइज हो सकता है। प्रेशर, कंसंट्रेशन के जगह पे क्या हो जाएगा, अगर गैसियस है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर। तो हम लोग एक एक को समझते हैं, इन दोनों को हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो देखो स्कूल की ही बात कर लो तो कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो जन्मे से लड़ाका होते हैं, उनको लड़ने में खूब मन लगता है। कुछ भी बस हुआ, डेली उनका कंप्लेन, देखिए सर आज हमको ऐसे गाली दे दिया था रास्ता में, हमको ऐसे कर दिया था। वो भाई नेचरे लड़ाका है उनका। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ बोल भी दो तो आराम से बैठे हुए हैं, चलो ठीक है, अच्छा क्या है। केमिस्ट्री में भी वैसा ही है, कुछ लोग लड़ाका किस्म के होते हैं, इनको रिएक्शन करने में खूब मन लगता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, भाई कुछ भी कर लीजिए हम रिएक्शन नहीं करेंगे। जैसे देखो, हाइड्रोजन से परिचित हो, सुने हो नाम? जी। अपने घर का सबसे छोटू, केमिस्ट्री का सबसे छोटू मेंबर नहीं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट है करीब करीब सबसे रिएक्शन करता है, कुछ को छोड़ दीजिए तो करीब करीब सबसे ये रिएक्शन करता है हाइड्रोजन। तो भैया इसका नेचर है कि ये लड़ाका है। अब किसी के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा, किसी के साथ स्लो रिएक्शन करेगा, लेकिन इनके नेचर में है कि ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और जस्ट इसके बगल में है बेचारा हीलियम, सुने होगे नाम। हीलियम को कुछ भी कर दीजिए ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, कुछ भी कर दीजिए, इसको कितनों पीटते रहिए तब भी ये शांत बैठा हुआ, हमको नहीं करना है झगड़ा, लड़ाई नहीं करना है, खत्म जा। तो इसका क्या है, ये नेचर है इसका, ये रिएक्शन करेगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो होते हैं रिएक्टिव नेचर के। फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब कैसे रिएक्टर के हैं, रिएक्टिव नेचर के। अगर यही बात करें हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, इतना ही नहीं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, ये सब रिएक्शन नहीं करते। नोबेल लोग हैं, आदर्श लोग हैं, इसको नोबेल गैस, और नीचे वाला जो है उसको नोबेल मेटल बोला जाता है। नोबेल मेटल क्यों, आदर्श क्यों, क्योंकि इनको लड़ाई झगड़ा से कोई लेना देना नहीं। आइडियल नहीं, हीलियम, नियॉन छोड़ दिए हैं हम, नियॉन भी होगा। क्रिप्टन तो कभी कभी करता है, बदमाश है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये रिएक्शन अभी तक इनका रिएक्शन देखा नहीं गया है। अगर सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, इनका भी बहुत कम रिएक्शन होता है, मतलब इनके नेचर में रिएक्शन करना नहीं। यही हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन सबसे रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाएगा। ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाएगा। फ्लोरीन भी खूब रिएक्शन करता है और क्लोरीन भी रिएक्शन। तो नेचर की बात हो, नेचर में ही एक चीज और जान लो बाबू,
कि जब भी कभी आयोनिक रिएक्शन होगा, कैसा रिएक्शन होगा? आयोनिक रिएक्शन। जब कभी आयंस के बीच रिएक्शन होगा, दैट मीन्स वैसे रिएक्शन जो इनऑर्गेनिक में आप लोग पढ़ते हो, साथ ही साथ पी ब्लॉक चल रहा है ना, पी ब्लॉक में जो रिएक्शन आप लोग पढ़ रहे होंगे, एक और सर जो पढ़ा रहे हैं नूर आलम शेख सर, तो पी ब्लॉक में जो रिएक्शन होंगे वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं आयनिक रिएक्शन, और आयनिक रिएक्शन जनरली फास्ट होते हैं। जनरली ये रिएक्शन कैसे होते हैं? फास्ट। क्लियर? यही ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन पढ़ोगे, बेंजीन, टॉलिन, सुने हो नाम, बेंजीन वगैरह का रिएक्शन पढ़ोगे तो कंपेरेटिवली ये रिएक्शन कैसे होते हैं? स्लो होते हैं। तो नेचर है, आयनिक रिएक्शन जो होगा वो फास्ट होगा, ऑर्गेनिक वाले जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होंगे वो सब कैसे होंगे? स्लो रिएक्शन। ये नेचर की बात हो गई, इसको हम कुछ नहीं कहने जा रहे हैं, इनके नेचर में ही है कि कुछ लोग जन्म से लड़ाका होता है और कुछ लोग को कुछ भी कर दो तो लड़ने से इनको कोई मतलब नहीं है। एक चीज आप याद रखना कि आयनिक रिएक्शन जो होते हैं वो फास्ट रिएक्शन होते हैं, और ऑर्गेनिक में पाए जाने वाले मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्लो होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, ये तुरंत रिएक्शन करते हैं, जबकि जस्ट हीलियम, नियॉन, आर्गन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम ये सब जो है ये रिएक्शन नहीं करते हैं, बहुत कम रिएक्शन। क्लियर है? ये थी नेचर की बात। दूसरा हम बात करें टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर देखने जा रहे हैं, क्या चीज? तो देखो टेम्परेचर की अगर बात करें तो मोटे तौर पे आप याद रखना कि टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। और टेम्परेचर घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखो अभी गर्मी का दिन है, खाना जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। और यही जाड़ों के दिनों में टेम्परेचर कम होता है तो खाना जल्दी खराब नहीं होता है। मतलब सड़ने का रेट टेम्परेचर बढ़ाने के बाद बढ़ जाता है, और टेम्परेचर घटाने के बाद क्या होता है? घट जाता है। तो टेम्परेचर के बारे में बस मोटा सा एक लाइन याद रखना कि जनरली टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर जब घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा, टेम्परेचर कम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या चीज? कम। और याद रखने के लिए क्या बताया? गर्मी के दिनों में खाना जल्दी खराब होता है, फ्रिज में रखा हुआ खाना जल्दी खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट एक चीज और यहां पे पढ़ना है आपको, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर को ही मेनली डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट देखो, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर टेम्परेचर को हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए, कितना बढ़ाए बाबू? आपके बॉडी में जो रिएक्शन हो रहे होंगे, लिविंग सिस्टम में जो रिएक्शन हो रहे हैं, आपके शरीर में बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, पेड़ पौधों में देख रहे हो कि बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं। तो टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो आपके बॉडी में जो रिएक्शन हो रहे हैं उनका रेट 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। कम से कम 2 गुना हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा कितना गुना? 3 गुना तक बढ़ जाएगा। जैसे आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया या 10 केल्विन बढ़ गया, हम पहले भी बता चुके हैं कि चेंज डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में, दोनों बराबर होते हैं।
तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बढ़ाने के बाद रेट कितना गुना बढ़ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। आप अपने बॉडी के रिएक्शन के लिए याद रखिएगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 से लेके 3 तक होता है। कहने का मतलब कि अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए, 10 डिग्री, तो आपके बॉडी में जो रिएक्शन हो रहे होंगे जैसा ना, वो कम से कम दुगना बढ़ जाएंगे, दुगना गति से होने लगेंगे, या अधिक से अधिक कितना बढ़ सकते हैं, 2 और 3 के बीच। याद करो, कभी जब बुखार लगता है, कभी कभी क्या होता है कि बुखार लगता है, बुखार लगने के बाद क्या होता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और देखिए जब बुखार लगता है, किसी आदमी को बुखार लगा, देखिए जोर जोर से सांस ले रहा है, और ज्यादा बढ़ रहा है तो लगा अलबल बोलने, ना बच्चा बाबू बुझाइत बाकी मर गए। क्या हुआ, उसके बॉडी में जो रिएक्शन है उन सब का रेट बढ़ गया। हार्ट जो पंप कर रहा था, जो हार्ट बीट हो रहा था, उसका रेट बढ़ गया। डॉक्टर साहब आते आते चेक करते हैं, कितना, देखिए इसे धक 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 धक, उससे अंदाजा लगाएंगे कि कितना होगा, गिनेंगे, तो अच्छा 72 के करीब है, तब तो ठीक ठाक है। और देख रहे हैं नापे यहाँ 160 है, मतलब दुगना हो गया है, बहुत बुखार है। देखिएगा ये चीज आप घर में ऑब्जर्व कीजिएगा, किसी आदमी को अगर बहुत ज्यादा बुखार हो तो उसका हार्ट बीट लेके देखिएगा, यहाँ से मेजर कीजिएगा, तो देखिएगा आपको पता चलेगा कि नहीं, उनका हार्ट बीट क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। टेम्परेचर कोफिशिएंट किसको कहेंगे, फिर से वहीं पे आते हैं। तो 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसे हम बोले कि एक रिएक्शन है A गिव्स आउट B, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है। इसका मतलब कि अगर 30 पे रेट बाय द वे x है, तो 40 पे रेट कितना हो जाएगा, 2x। 2 है ना, समझोगे ये लाइन। टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना इस रिएक्शन का दिया हुआ था, 2, मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट दुगना। तो 30 डिग्री पर अगर x था रेट, मान लेते हैं, तो 30 से 10 बढ़ाए 40 हो गया, 40 पर रेट कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, दुगना। अगर 50 कर दे तब 4x, इसका दुगना। ये ध्यान देना बाबू, ऐसा नहीं कि x बढ़ रहा है, दुगना हो गया, x से 2x, 2x से कितना 4x, 4x से कितना 8x। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रिएक्शन कितना गुना बढ़ जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या कहते हैं इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर है। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 है, इसका मतलब क्या समझेंगे कि अगर 10 डिग्री रेट बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर कितना गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना। अगर यही टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 रहता, 30 डिग्री पर अगर x है 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो 40 पे कितना हो जाता बाबू, 3x। और 50 पे कितना हो जाता है, 6x। ठीक है। चलिए आज के क्लास में इतना ही। अगले दिन हम टेम्परेचर को और डिटेल देखेंगे, यहीं पे आर्हेनियस लॉ वगैरह, आर्हेनियस थ्योरम वगैरह देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और नोट्स इसका बनाते चलिएगा प्लीज। और अगर छूट जाए क्लास तो पीछे अवेलेबल है, डीसी पलामू के चैनल पे जाइए, वहां पे टोटल वीडियो अवेलेबल है, बाकी सब्जेक्ट के भी। चलिए थैंक यू, थैंक यू।